Good morning. I am Dr. Ved Prakash, Associate Professor, Government College, अजमेर। पिछले लेक्चर में हम ये बात कर रहे थे कि स्वीकृति देते समय एक व्यक्ति को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या स्वीकृति के संबंध में वैधानिक नियम क्या है। उसमें कुछ बातें हम अध्ययन कर चुके हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। स्वीकृति देते समय जो बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए, उसमें हम जहां हमने छोड़ा था कल, वो था कि स्वीकृति निर्धारित समय पर दी जानी चाहिए। स्वीकृति के लिए बहुत अधिक लंबा समय नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो प्रस्तावक स्वीकृति से बाध्य होने से इनकार कर सकता है। इसी कड़ी में अगर निश्चित समय स्वीकृति देने का प्रस्तावक ने तय नहीं किया है, अगर निश्चित समय तय कर दिया है, तब तो हमें निश्चित समय में ही स्वीकृति देनी चाहिए। जैसे प्रस्तावक ये कहता है कि भाई 15 दिन में हमें स्वीकृति भेजें, अगर उसने ऐसा किया है तो हमें 15 दिन के अंदर अंदर ही स्वीकृति देनी चाहिए। अगर उचित समय में अगर स्वीकृति के लिए निश्चित समय तय नहीं किया गया है, ऐसी दशा में भी स्वीकृति देने के लिए बहुत अधिक लंबा समय हमें नहीं लेना चाहिए। निश्चित समय नहीं दिया हुआ है तो हमें उचित समय में स्वीकृति देनी चाहिए। उचित समय मामले की परिस्थितियों के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर प्रस्तावक और स्वीकर्ता रोज़ ही मिलते रहते हैं, आसपास रहते हैं और संपर्क में हैं, तो वहाँ उचित समय कम होगा। अगर वो दूर दूर रहते हैं और भौगोलिक दूरी भी ज़्यादा है और संपर्क मुश्किल से होता है, तो वहाँ उचित समय अपेक्षाकृत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन उचित समय में हमें स्वीकृति देनी चाहिए। प्रस्ताव की स्वीकृति हमें तभी देनी चाहिए जबकि यह प्रस्तावक हमारी जानकारी में आ जाता है। अगर प्रस्ताव की जानकारी के बिना अगर हम स्वीकृति देते हैं तो वो स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं होगी। इसके बारे में नियम जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि ठहराव के लिए पहले प्रस्ताव होना चाहिए, उसके बाद स्वीकृति दी जानी चाहिए। तो पहले प्रस्ताव होगा, उसको हमने जानकारी में आ गया, उसके बाद हम स्वीकृति दें, तभी वो स्वीकृति वैध स्वीकृति होती है। कई बार ऐसा होता है कि प्रस्तावक जैसा काम हमसे करवाना चाहता है, हम प्रस्ताव की जानकारी के बिना ही उसकी इच्छा के अनुसार कार्य कर देते हैं। तो इसको हम स्वीकृति नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने वो कार्य बिना प्रस्ताव की जानकारी के किया है। इसलिए कहा गया है प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति देना व्यर्थ है। इसी कड़ी में एक बात जो हमें और ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि स्वीकृति कौन दे सकता है। स्वीकृति देने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो व्यक्ति जिसके सामने प्रस्ताव किया गया है। अगर जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव किया गया है वो स्वीकृति नहीं देता है, बल्कि उसके पास बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति स्वीकृति देता है, तो वह वैध स्वीकृति नहीं है, क्योंकि उसे प्रस्ताव नहीं किया गया है। ऐसा विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में होता है। अगर प्रस्ताव सामान्य प्रस्ताव है तो सामान्य प्रस्ताव को प्रत्येक वो व्यक्ति स्वीकार करने का अधिकार रखता है जिसको कि इसकी जानकारी हो जाती है। सामान्य प्रस्ताव को कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। बिल्कुल क्लियर है कि अगर प्रस्ताव किसी खास व्यक्ति के लिए नहीं है तो प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वीकार कर सकता है। स्वीकृति के लिए एक नियम ये भी है कि स्वीकृति का कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। स्वीकृति का संवहन होना बहुत आवश्यक है। यानी स्वीकृति जो है, जो हम देते हैं, वो स्वीकृति प्रस्तावक के पास पहुंच जाए। अगर जो हम स्वीकृति देते हैं वो स्वीकृति प्रस्तावक के पास नहीं पहुंचती है किसी वजह से, तो ऐसी दशा में उसको हम वैध स्वीकृति नहीं कहेंगे। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वेरी एसेंशियल टू बाउंड द प्रपोजल। इसी संबंध में एक नियम ये भी है कि मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रस्ताव करता है और स्वीकर्ता कुछ भी नहीं बोलता है, चुप रहता है, मौन रहता है, तो उसे स्वीकृति का लक्षण नहीं माना जा सकता।
मौन रहकर कभी भी स्वीकृति नहीं दी जा सकती। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, ये साफ नियम इसमें बताया गया है। लेकिन इस नियम का एक अपवाद भी है, कभी कभी मौन रहना भी स्वीकृति का लक्षण माना जाता है। और ऐसा तब होता है जबकि एक व्यक्ति का बोलना उसका कर्तव्य हो और वो चुप रहता है। जहाँ उसे बोलना चाहिए, बताना चाहिए और वो चुप रहता है, तो ऐसी दशा में मौन रहना भी स्वीकृति का लक्षण माना जाता है। इसके बारे में हम आगे एक चैप्टर आएगा, उसमें और चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में ये बात भी है, नियम है, स्वीकृति सक्षम व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। स्वीकृति जो है कि वैध होने के लिए एक नियम यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी स्वीकृति का संवयन उचित व्यक्ति के द्वारा होने चाहिए, जिससे स्वीकृति का संवयन करने का अधिकार हो। अर्थात अनधिकृत व्यक्ति से प्राप्त स्वीकृति की सूचना प्रभावहीन होती है। एक नियम यह भी है, औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है। यदि कोई स्वीकर्ता स्वीकृति देते समय ये शर्त लगा देता है कि भाई मुझे ये प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन मैं फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाद में करूँगा, ऐसी स्वीकृति से पक्षकारों के बीच अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। इन शब्दों के प्रयोग से ये लगता है कि पक्षकार बाध्य नहीं होना चाहते हैं जब तक कि औपचारिक अनुबंध न कर लिया जाए। इसी तरह से स्थानापन्न प्रस्ताव भी स्वीकृति नहीं होता है। स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है? स्थानापन्न प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जिसमें कि हम प्रस्ताव के बदले में स्वीकृति नहीं देते, बल्कि अपनी तरफ से एक नया प्रस्ताव दे देते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि मैं 5 लाख रुपए में अपना मकान तुम्हें बेचना चाहता हूँ, तुम खरीदो। उसके बदले में हम कहते हैं हाँ मैं मकान खरीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 5 की जगह 4 लाख रुपए ही दूंगा। 4 लाख में अगर बेचना है तो मुझे बताओ। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति ने स्वीकृति नहीं दी है, बल्कि अपनी तरफ से 4 लाख रुपए में नया मकान खरीदने का नया प्रस्ताव दे दिया। तो स्थानापन्न प्रस्ताव कभी भी स्वीकृति नहीं माना जाता, जबकि वो स्वीकृति जैसा नजर आता है। प्रस्ताव के ऊपर स्पष्टीकरण अगर माना जाता है तो स्पष्टीकरण मांगना भी स्वीकृति नहीं मानी जाती है। अगर हम किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद वो स्वीकृति योग्य नहीं रहता है। तो ये कई बातें थी, कई नियम थे जो जिनका ध्यान हमें स्वीकृति देने के समय रखना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन आज एक कंप्लीट हो गया कि प्रस्ताव करते समय किन किन बातों और नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।